हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। ये है हमारा पार्ट 2 साइंस का। हमारा टॉपिक है इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स, हम सबको जीने के लिए पानी चाहिए होता है। पानी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और प्लांट की रूट्स पानी को ऑब्जर्व करती है और उसके साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी ऑब्जर्व करती है। और प्लांट में नियरली 90% वाटर होता है। वाटर एसेंशियल जर्मिनेशन के लिए भी होता है, क्योंकि ड्राई कंडीशंस में तो जर्मिनेशन हो नहीं सकता है। और न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो वाटर न्यूट्रिशंस डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट। तो न्यूट्रिशंस वाटर में डिसॉल्व हुए होते हैं, वो भी तो ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के एक एक पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स टू मेंटेन। ये उसके मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए बरकरार रखता है मॉइस्चर को उसके, अगर हम उसको रेगुलर करेंगे। हाँ, तो अब आती है हमारी मेन चीज़, वो है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। उसको आप लोग मार्क कर लो, ये हमारा IMP है। इतना भी नहीं, मतलब पर आ सकता है कि बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरीगेशन ना, तो ऑब्वियसली आएगी तो सही, आज या कल याद तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी कर लो, बहुत ईजी है क्योंकि है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। ये जो इरीगेशन की फ्रिक्वेंसी होती है वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन वेरीज होते जाती है। और समर में हमें ज़्यादा वाटर देना पड़ता है, तो सभी को पता है, पर ऐसा क्यों? क्या ये इवेपोरेशन के रेट इंक्रीज होने की वजह से, क्या फेड फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स? हाँ, मतलब ये क्या सॉइल और लीव्स में से जो वाटर है हमारा उसको इवोपरेट करने का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि सन ज़्यादा आता है तो भाप बनकर ऊपर तो जाएगी ना, जब तो हमें गर्मी लगती है। तो समझ सीजन में सन बहुत तपता है भाई। बूझो बोल रहा है, हाँ ये हमारे बूझो, अब वो भी बहुत बोलता है ना, ये बोलता है कि मैं तो अब केयरफुल हो गया। यहाँ पर इससे किसी ने पूछा था क्या? मैं तो केयरफुल हो गया हूँ। पिछले साल जो मेरे थे ना, तो मेरे पौधे झड़ गए थे, मर गए थे बिल्कुल सूख साख के। अब आता है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है, तो सभी को पता है वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड डैम्स। ये तो सभी को पता होगा हमारे ख्याल से, है ना, ये सब होते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, द वाटर इज अवेलेबल इन वेन्स एंड लेक्स। हाँ, ये अलग अलग तरीके से अपन लोग उस फील्ड में डालते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ पर केवल एक गमला है पौधे का, है ना, तो इसमें तो हम वो उससे डाल देंगे, ऐसा एक आता है पानी डालने का, मैं भूल गई इसका नाम, इससे डाल सकते हैं। पर जब इतना बड़ा हमारे पास खेत है और उसमें इतने सारे बहुत सारे पौधे हैं, तो एक एक कौन डालने देंगे? अनगिनत होते हैं यार पौधे, तो अब उसमें मतलब अनगिनत नहीं, गिनके ही होते हैं, पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक एक में तो डाल नहीं सकते हम। तो use this method, so this method are cheaper। हाँ, इसमें मेहनत भी कम लगती है और आसानी से भी हो जाता है ये सब काम हमारा। हमारा पहला प्रोसेस है मोट। आप बोलोगे ओ भाई मोट खाने वाली क्या? पुलिस सिस्टम, मतलब जिसमें क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं और फिर वहीं से कुएं उसके पास में ही, वो लोग फील्ड के पास में ही कुआ होता है, फिर फील्ड कुएं के पास होती है, तो वहीं से निकाल कर वैसे धार में डालते हैं जहाँ से पूरे सारे क्रॉप्स में लग जाए वो पानी। सेकंड है चेन पंप। हाँ, चेन पंप थोड़ा देखने लायक है, दिमाग वाला काम है, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या है कि एक बाल्टी है, उसको इस साइड बांधना है, मतलब इस साइड से पानी है, वो कैसे आ रहा है? तो बहुत ईजी है। हाँ, ये देखो, ये जो रस्सी है, ये रस्सी ऐसे खींच रही है, तो क्या ये सब रोटेट हो रहा है ना, और ये बाल्टी इधर से पानी लेती है और इधर लाकर फेंकती है और फिर सारे उसमें चले जाता है ना, ठीक है। और हमारा उसके बाद है ये क्या नाम है, कितना अजीब है, ढेकली। ढेकली में क्या करते हैं? अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, ये ऐसा कुछ लकड़ी का यहाँ पर ऐसे सिस्टम बनाते हैं, यहाँ पर पत्थर, ये शीशा जैसा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, और फिर यहाँ से बाल्टी उठा उठा कर डालते रहते हैं।
और अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम होता है राहत। इसमें क्या एक सिस्टम बनाया था कि यहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन टाइप कुछ गया है, तो ये जब वैसे घूमती है तो यहाँ से पानी ऐसे जाता है इसमें, और फिर यहाँ से जो कप से भर भर के इधर से फेंकते जाते हैं। क्या है समझ? पम्प्स आर कम्प्लीटली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। ये सब वाटर के लिए मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बिकॉज आजकल तो यही चल रहा है, तो आपको तो ये अच्छे से पता होना ही चाहिए। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। ये इकोनॉमिकली वाटर की यूज़ करने में हमारी क्या करता है? मदद होगी तो हमारा काम तो जाएगा आसान, बिल्कुल राजा बाबू जैसा बैठकर अपन बैठ जाएंगे और चलता रहेगा उसका। देखो यहाँ पर दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वर सफिशिएंट वाटर इज नॉट। जहाँ पर ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं हो, ये वहाँ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स अप टॉप आर जॉइंग द मेन पाइपलाइन। ओके, the rotating nozzles are joined to the main pipeline. At the regular intervals, when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump. अच्छा, ये तो बड़ा मस्त काम है। इसमें देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से पंप लगा, ये क्या पानी खींचता है इधर से, और मेन पाइपलाइन से ऐसे ये भी पाइपलाइन गई है। ये जो लंबी लंबी दिख रहे हैं ना, और ये सब भी पाइपलाइन है। और ये सब, और ऊपर जो ये जो नोजल्स है ना, ये छोटी छोटी सी हमारी, ये छोटी ऊपर जहाँ पे आपको पानी आते दिख रहा है, वो सब घूमने वाले, तो पूरा ऐसे स्प्रिंकल होता है। जब इसका नाम क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। वाह, ये तो मज़ेदार होता है ना। इट escapes from the rotating nozzle. It casts sprinkler on the crop as it is raining. वो रेन टाइप से वो होता है, मतलब स्प्रिंकल होता है तो रेन जैसे गिरते भी है, बूंद बूंद टाइप, मतलब इतने बूंदे बारिश जैसा होता है। फव्वारा देखा ना, इसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। अब हमारा अगला आता है क्या? ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या? ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है, इसलिए इसका नाम रख दिया ड्रिप सिस्टम। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि water falls drop by drop directly near the root, so it is called drip system. It is best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor. जहाँ पर पानी आने आता हो, ये भी वहीं के लिए यूज़ होता है अधिकतर, है ना। ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें वाटर आता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोल दिया है। और फिर इसमें ये फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है एक। और यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। हमारी कौन से नंबर की प्रोसेस है? 5th नंबर की प्रोसेस है। ओके, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। और वीड से प्रोटेक्टिंग करने के लिए हम क्या डालते हैं? मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से कि वीड ना हो उसके लिए हम क्या डालते हैं। कि उसमें लिखा है बुक में ही, इसी पेज पर होगा शायद, आई थिंक इसी पेज पर होगा। हाँ इसी पेज पर है वो। ढूंढ के बताइए कि क्या डालते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहली went to nearby wheat field and saw that there was some other plants in the field growing along with the wheat plant. Have this other plant been wanted purposely? क्या उन्हें जानबूझकर उगाया गया है? तो इसका कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, वो तो वीड्स है ना, वो मन से उग चुके हैं, मतलब जंगली पौधे जिन्हें हम बोलते हैं, ये तो वो थे भाई। उससे क्या हुई? चिंता हुई पहली को, क्योंकि बेचारा प्यार प्यारा बच्चा सोच में पड़ गया कि क्या करे। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग एंड नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स। हाँ, ये तो स्पेस, न्यूट्रिशन, स्लाइड और इन सब के लिए क्या कम्पीट करते हैं। और अगर हम इनको एंड में निकालने का, तो क्या इनकी रूट्स जो होगी ना मजबूत हो जाएगी, पूरी मिट्टी से तो निकलेंगे। अगर आपने उनको उखाड़ा तो समझो वीट के प्लांट भी गए, तो उनको जल्दी से उखाड़ना पड़ता है। पॉइजनस भी होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, मतलब हमारे लिए भी, इसलिए उन्हें जल्दी से जितने जल्दी उखाड़ दे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds. हाँ, सोइंग के पहले अगर हम निकाल दें तो भी अच्छा ही रहता है। weeds mix to soil. The best thing for the removal of weeds before the produce. हाँ, जब हमारे जो प्लांट्स है वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करें,
जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स और सीड प्रोड्यूस करें उससे पहले अगर हम उनको निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, पुटिंग एंड कटिंग देम टू क्लोज फ्रॉम, मैंने पहले ही कहा था। और खुरपी के हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं, है ना, खुरपी की हेल्प से भी निकल जाएगा। और सीड ड्रिल भी काम आएगा इसमें, ये कहीं पर दी होगी। और उसके साथ साथ हम इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। किससे? हटाने के लिए केमिकल यूज़ होता है, इसको बोलते हैं वीडिसाइड्स। मैंने पूछा था आपसे, आपने कमेंट किया है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, अभी कर देना पर बिल्कुल मुझे पता चल जाएगा। वीडियो को पहले करना, बिल्कुल देख के मत कर दिया। लाइक 2 4 - t, ये किसका नाम, इसका नाम एक बार याद कर लो आप, अगर आ गया तो एग्ज़ाम में इसका पूछा। हाँ, और एक और बात, इसको भी कर लो, यहाँ से लेकर लाइक 2d तक कर लो आप लोग पूरा, ठीक है। ये स्प्रे करे जाते हैं, बस यही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, स्प्रेयर की हेल्प से स्प्रे किए जाते हैं वगैरह वगैरह। अब हम हो जाते हैं बूझो। Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of the farmer, so they should use that chemical very carefully. They should cover their nose and mouth with piece of cloth during spray. हाँ, अब बूझो ने बहुत सारी काम की बात पूछी है, क्या इससे जो पीपल स्प्रे कर रहा है उसको कोई फ़र्क पड़ता है? तो इसका आंसर है यस। हाँ, क्यों नहीं करेगा भाई अफेक्ट। अब ये केमिकल है, उन्हें अफेक्ट करेगा, प्लांट्स को, वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है, हमें भी अफेक्ट करेगा। तो इसलिए वो क्या, अपने माउथ को और नोज को एक पीस ऑफ क्लोथ से कवर कर लेते हैं जब वो लोग स्प्रे करते हैं। फार्मर पर तो असर करेगा ना, हम पर भी करेगा अगर हम उसमें जाते हैं खेत वेत में। अब ये प्रोसेस हमारी ये होगी, हमारी 6th प्रोसेस, हार्वेस्टिंग। Harvesting of crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut. जब हम लोग क्रॉप को बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। ये क्या इससे डन भी होता है, सिकल से, है ना। either done manufactured or by machine called harvester, और हार्वेस्टर से भी डन हो सकता है। और हार्वेस्टेड क्रॉप द grain seeds need to separate। अच्छा, ये देखो, एक ये हमारी सीड ड्रिल, सिकल की फ़ोटो तो दिखी गई है, मैं आपको सीड ड्रिल की फ़ोटो दिखाती हूँ। हम यहाँ चल के देखते हैं सीड ड्रिल। ये तो हार्वेस्टर है। सीड ड्रिल की फ़ोटो किधर गई, देखी तो थी भाई हमने, चलो कहाँ गई है क्या पता। वो फिर ऐसे ही आता है, वो कुछ ऐसा आता है, देखो ये ऐसा आता है, एक बड़ा सा और ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब बिल्कुल ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसा ऐसा ये। और फिर इसे खुदाई करके इसे बीली साइड्स को निकालता है ना। तो अब यहाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे कट हार्वेस्टर और हार्वेस्टिंग क्रॉप द ग्रेन्स। हाँ, और ये जो इसको तो जो ग्रेन्स होते हैं उसको अपन को चाफ से जब सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को थ्रेस्टिंग बोलते हैं। ये भी आप लोग लर्न कर लेना कि किस प्रोसेस को थ्रेस्टिंग बोलते हैं। चाफ क्या होता है, जब मम्मी घर में देखना गेहूँ बिनती है तो उसमें कुछ लोग कहते हैं उसको भूसी रूसी क्या पता क्या बोलते हैं, कोसी ऐसा कुछ। तो वो क्या, जिसके अंदर गेहूँ आते हैं ना, गेहूँ, इसके अंदर से आपको वीट मिलेगा और ये बाहर की जो कोटिंग है इसकी, इसको बोलते हैं चाफ। और ये कंबाइन नाम की मशीन से भी डन होती है हार्वेस्टिंग थ्रेस्टर के मुकाबले। थ्रेस्टर कंबाइन थ्रेस्टर एज वेल एज, हाँ ये थ्रेस्टर का काम भी करती है, हार्वेस्टर का भी। यहाँ से लेती है, देखो कि यहाँ से तो उनको काट रही है और चाफ से अलग भी कर रही है इस साइड से। ये पाइप, ये देखो, ये पाइप गिराते जा रहा है सारा चाफ। ओके, आगे समझ में आया कि नहीं, आ ही गया होगा अब, है ना, अच्छे से। पहली बोल रही है आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field which are burnt by farmers. पहली is worried. She knows that this causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. हाँ, इसने तो सही बात पूछ रही बिल्कुल कि जो बचा रहता है, मतलब
रह जाते हैं ना थोड़ा बहुत, क्योंकि फार्मर जला देते हैं तो इससे तो पॉल्यूशन होगा और जो दूसरे क्रॉप्स पड़ेगा वहाँ तक आग पहुँच गई वो तो समझ लो जल गए। फार्मर्स विल स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू नॉट सेपरेट ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये हमने क्लास 6 में विनोइंग स्टडी की थी ना। देखो विनोइंग मशीन इसको अलग कर रही है और उसको अलग कर रही है, मतलब जो कचरा है पत्थर वगैरह है उसको अलग कर रही है। Harvest Festival. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crops laden with grains. This is the hearts of the farmer with joy and sense of well-being. The efforts of the past season have won. हाँ ये एक सीज़न जो अपन 3/4 बाद वो करते हैं ना अपनी हार्वेस्टिंग, जब वो काटते हैं ऐसे बोलते हैं ना अधिकतर कि वो कट रहे हैं अभी तो सोयाबीन कट रही है, सुनने को मिलेगा आपको कभी ना कभी तो मिला ही होगा। अब हमारी लास्ट चीज़ आती है स्टोरेज। इनको इंसेक्ट्स से रैट्स से बचाने के लिए स्टोरेज तो अच्छी जगह पर करना ज़रूरी है ना, और वो धंधुरे भी कितने हो जाते हैं। अनफिट टू यूज़ फॉर एग्जामिनेशन एंड बिफोर स्टोरिंग नमीग्रेन्स प्रॉपर्ली। हाँ अब फफूंद भी लग जाती है बहुत बार उनमें नमी में, तो फफूंद ना लगे उसके लिए उनको क्या सन के अंदर उसका मॉइस्चर निकालने के लिए रखते हैं बहुत अच्छे से देर तक, जिससे कि वो अटैक से प्रिवेंट हो जाए इंसेक्ट पेट्स के, बैक्टीरिया के एंड फंगी होता है फफूंद आई थिंक, है ना। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे फफूंद इन सब के बारे में। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम राइट नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम। हाँ आपने बहुत बार देखा होगा अपनी मम्मियों को, अपनी मम्मियों कोई रखती है माचिस, कोई रखती है नीम की पत्ती कड़वी वाली जो आती है। ये सब किस लिए रखते हैं, इससे क्या वो नहीं होते हैं स्टोर कैंस जूपैक्स साइलर्स, ये काय के लिए रखते हैं, जैसे कि अब कड़वी नीम किसको पसंद है, आई थिंक तो किसी को पसंद नहीं है, इससे क्या कीड़े नहीं होते बिकॉज वो बहुत मतलब कड़वी गंध आती है, क्योंकि ना वो पास में ले जाते हैं ना वो लोग, तो इसलिए, है ना। हाँ ये तो हमारा हो गया। अब आगे फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। हाँ लार्ज स्केल स्टोरेज और ग्रेन्स इज डन इन, हाँ सिलॉस और ग्रेनरीज में उनको रखते हैं ताकि वो रैट से और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट रहे हमेशा अच्छे से, मतलब। और ड्राई नीम leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from harm. अब इतनी सारी नीम कहाँ से लेके झाड़ों तोड़ तोड़ के रखेगा उसमें, ऐसे तो फिर वो हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, तो इसलिए केमिकल्स का यूज़ होता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये टेबल को आपको करना है अच्छे से, है ना। और फिर अब हमारा नेक्स्ट आता है इसके बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक plants animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as major part of their diet. हाँ जहाँ पर ज़्यादा खाने की अवेलेबिलिटी नहीं होती वो लोग क्या फूड वगैरह किसमें फ़िश एनिमल्स को खाते हैं, और बहुत जगह पर क्या होता है कि प्लांट्स भी उगाए जाते हैं। Similarly, animals reared at home or in farm had to be provided with proper food, shelter and care. This is large scale is called animal husbandry. Okay. जैसे अपन लोग वो सीड सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लांट की मिट्टी चेक करते हैं, उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं, वैसे एनिमल्स को लार्ज स्केल में रखना, उनके फूड शेल्टर का अच्छे से ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री। उसको आप लोग हाईलाइट कर लेना, क्या सकता है आई थिंक, बोलो ये तो हर चीज़ हाईलाइट करवा रही है दीदी तो, पर नहीं ये आएगा ज़रूर आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। देखो इसने पते की बात कही है ना, इस जो फिश होती है उससे हमें कोड लिवर ऑयल मिलता है और जो कि रिच होती है विटामिन डी में। अब क्या बचा है हमारा, ख़त्म कीवर्ड्स है बस, हो गया। और व्हाट यू हैव लर्नड इसको आप लोग एक बार कर लेना और ये हो गया। एक आपको मैं पते की बात बताऊँ, हम लोग इतने साल से साइंस की बुक में पढ़ रहे होंगे, पर जो बूझो है इसके बाल नहीं आए अभी तक इतने
ओके, सो बाय। पार्ट 2 भी कंप्लीट, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।